का बात करेंगे कि ये मौलाना फजल रहमान साहब का मामला क्या है। और हुकूमत ने अब से तकरीबन 24 घंटे पहले एक अहम मामले के ऊपर सरेंडर किया है और काश के ये एहसास हुकूमत बलूचिस्तान को पहले हो जाता, लेकिन ज़ाहिर है जब हुकूमतें अवाम के वोटों से ना ही हों तो उनको फिर अवाम का कोई एहसास नहीं होता, फिर ज़ाहिर है उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं होता और वो डमी होते हैं, चाबी वाले खिलौने होते हैं। और वही बलूचिस्तान हुकूमत ने भी किरदार अदा किया। एक तो बलूचिस्तान में पिछले हम 4 साल से ख़ास तौर पे देख रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ अमन अमान की सूरत हाल कशीदा हो रही है। और जब से रजीम चेंज हुआ उसके बाद से अगर आप दहशतगर्दी के वाक़यात देख लें और जब से ये मौजूदा हुकूमत जिसको लाया गया है, मुसल्लत किया गया है, ये आए हैं, उसके बाद से आप बलूचिस्तान के हालात देख लें तो इस वक्त हमारा जो निज़ाम है वो सिर्फ एक काम कर रहा है कि जिस तरह से बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है मैं बच जाऊंगा, तो हमारा निज़ाम सिर्फ यही कर रहा है। दूसरा, हमारे निज़ाम के पास हल ये है कि कोई भी मामला हो उसको हल करने का एक ही तरीका है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से उसका जिक्र आउट करवा दो, सोशल मीडिया पर इतनी सख्ती कर दो कि कोई उस पर आज़ादाना बात ना कर सके। और साथ ही तीसरा जो है वो कुछ डिजिटल मीडिया के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो है वो एक नैरेटिव इस तरह का आप बना दें जो हकीकत पे मबनी ना हो, तो उनको लगता है कि सब चीज़ें सेट हो गई हैं। ऐसा नहीं है, हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें ख़राब हो रही हैं और हाथ से निकलती चली जा रही हैं। एक हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए मुझे, ये मैं रिजवान अलगई साहब के साथ इंटरव्यू में भी ये बात कह चुका हूँ और मुझे बलूचिस्तान से एक नौजवान ने कॉल की थी और मैं रिजवान साहब के व्लॉग में यही बात उनके साथ इंटरव्यू में की थी कि बलूचिस्तान के नौजवान ने मुझे कहा कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मज़ामत होनी चाहिए, निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि हम अपने जवानों की, पुलिस के शहीदों की, उनके जो है वो उनकी डेड बॉडीज़, उनकी मैयतें हम रख के 7 दिन तक बैठे रहे। उन्होंने कहा बताएं पूरे पाकिस्तान से कितने लोग अपने अपने शहरों में हमारे लिए निकले, कितने लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे बात की, कितने लोगों ने इसको इशू बनाया। इसमें कोई शक नहीं है कि डिजिटल मीडिया के ऊपर हमारे वो दोस्त जो बाहर बैठे हैं उन्होंने भरपूर बात की बलूचिस्तान पर, उनको 100 में से 100 नंबर हैं। इसी तरह से पीटीआई के जो सोशल मीडिया के एक्टिव अकाउंट्स हैं 15-20, उन्होंने भरपूर बात की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 8 करोड़ फेसबुक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में, लाखों जो है वो ट्विटर अकाउंट्स हैं, इंस्टा के ऊपर आप देख लें, टिकटॉक के ऊपर आप देख लें। मुझे बताएं कि हम पाकिस्तान के लोग कहते तो हैं कि मज़ामत होनी चाहिए, लेकिन कितने लोगों ने बलूचिस्तान के इस धरने को अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कवरेज दिया। इतना एक जुमला क्या उन्होंने लिखा कि यार बलूचिस्तान में जो ज़ियारत के शोहदा के वर्सा बैठे उनकी आवाज़ सुनो, इस पर तो कोई पीका नहीं लगना, इसके ऊपर तो कोई। लेकिन खौफ इतना ज़्यादा बन गया है कि लोगों को लगता है कि हम बलूचिस्तान के हवाले बलूचिस्तान का लफ्ज़ भी लिखेंगे तो हमें उठा लिया जाएगा। तो फिर लोग इनकलाब की बातें तो ना करें ना, जब हमारी इस वक्त हालत ये है कि हम बलूचिस्तान के मजलूम जो वहाँ पर बैठे थे उनके लिए एक जुमला नहीं लिख सकते और बातें हम करते हैं मज़ामत की। और हम कहते हैं जी पीटीआई डी चौकी कॉल दे, इमरान खान डी चौकी कॉल दे, सोहेल आफरीदी डी चौकी कॉल दे, अचकज़ई साहब डी चौकी कॉल दे। और भाई हालत ये है कि जो मज़ामत ग्राउंड के ऊपर कर रहे थे उनके लिए कितने लोगों ने आवाज़ उठाई। कश्मीर एजेके वाले बैठे हैं ना, 1.5 माह से ज़्यादा हो गए बैठे, कितने लोग आज आज़ाद कश्मीर के ऊपर, आप पंजाब की बात कर लें, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी फेसबुक पे सिर्फ एक जुमला इतना लिखा हो कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनो। इस पे ना आप उठाए जाएंगे, ना आप FIR होगी, ना आपको गोली लगेगी, ना आप बेरोजगार होंगे। इतना एक जुमला लिखते हुए भी खौफ आता है और बातें हमारी सुनो। इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि हम सबका, मुझ समेत हम सबका जो इस वक्त मिजाज है वो इस तरह का है कि हम कहते हैं कि KP वाले निकलें, हज़ारा वाले निकलें, पश्तून निकलें, वो निकल के गोलियां खाएं और गोलियां मारें, ये हमारी ख्वाहिश है। और वो निकलें, गोलियां खाएं, गोलियां मारें, इस हुकूमत को गिराएं और हम सब की ज़िंदगियों में चैन और सुकून आ जाए। ऐसे नहीं हुआ करता। KP तो निकल आएगा, असल मसला तो पंजाब का है। मुझे बताएं कि अलीमा खानम साहिबा ने 2 हफ्ते पहले ये ऐलान किया कि अब अडियाला आपने नहीं आना, अब आपने अपने अपने शहरों में स्ट्रीट मूवमेंट करनी है और डोर टू डोर कैंपेन करनी है। आप पंजाब में बताएं एक जगह के ऊपर भी आपको कोई MNA MP टिकट होल्डर नजर आया है जो एक्टिव हो। KP में तो जुनैद अकबर साहब और सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि भाई हम तो तैयार हैं, जब आप कहेंगे हम निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन पंजाब की सूरत हाल आप देख लें तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बलूचिस्तान में क्रेडिट जाता है महमूद खान अचकज़ई साहब हों, जमीयत उलमा इस्लाम हो, अख्तर जान मेंगल साहब हों, असगर अचकज़ई साहब हों, मोहसिन दावर साहब हों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, अखुंज़ादा हुसैन साहब हों, जिस तरह से ये सब वहाँ पर मौजूद रहे, जैसे ये इनमें से कुछ लोग वहाँ पर गए, उनके लोग बैठ रहे, उनका साथ दिया और बिल आखिर हुकूमत को सरेंडर करना पड़ गया है। मैं बिलाल गौरी साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था और उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। ये अब आप 8 रुकनी मुआहिदा जल्दी जल्दी सुन लें।
फिर आप मुझे बताएं कि इसमें से क्या बात गलत थी? क्या ये पहले दिन नहीं माना जा सकता था कि उनको 8 दिन से ज़्यादा उनको अपनी डेड बॉडीज़ जवानों की रख के उनको बैठना पड़ा? वो डेड बॉडीज़ जो पहले ही अल्लाह ताला रहम करे जिस वो सिचुएशन में थी, उनकी फैमिलीज़ ने जो कुछ बताया। इसमें जो मुआहदा है वो 8 नुकाती है। पहला ये है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत बलूचिस्तान हाई कोर्ट को मुतलका TORs के मुताबिक आज ही मुरासला जारी करेगी कि वो जुडिशल इंक्वायरी करे। जुडिशल इंक्वायरी से आपको पता है क्या निकलना है, लेकिन ये काविश अच्छी है कि कम से कम तारीख में तो लिखा जाएगा ना कि उस वक्त की बलूचिस्तान हाई कोर्ट को एक TOR के लिए ख़त लिखा गया था। वो कुछ ना करें, तारीख तो बन रही है। दूसरा यह है कि हुकूमत बलूचिस्तान तमाम जो पूरे सूबे में जो दहशतगर्दी के वाक़यात से जो अज़ला मुतासर हैं, ख़ास तौर पे ज़ियारत, मंगला और शाबान, जो इलाके भी हरनाई, खोस्त, किला अब्दुल्ला, क्वेटा, पूरे बलूचिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान दहशतगर्दों, भत्ताखोरों, मुसल्लह ग्रुप्स और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त इकदाम करते हुए उन्हें ख़त्म करेगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला की सरबराही में अमन अमान के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान, पोलिटिकल पार्टीज, शुदा के लवाकिन के साथ अगले हफ्ते इन कैमरा इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है, बिठाएं उनको, बताएं आप क्या कर रहे हैं, उनकी सुने। बल्कि ये मुस्तकिल कमेटी होनी चाहिए जहां पे असल स्टेक होल्डर्स बैठे हों, क्योंकि हुकूमत तो फॉर्म 47 की है। असल स्टेक होल्डर्स तो ये हैं जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं, जो अचकज़ई साहब समेत ये सारे, PTI, अख्तर जान मेंगल, ये सारे बशमुल मारंग बलोच, असल तो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स ये हैं। असल वो ये हुकूमत तो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है बलूचिस्तान में। अगला जो लेवीज फोर्स का पुलिस पे इंजमाम पर नज़रसानी और गौर व खौज के लिए असम्बली के पार्लिमानी पार्टीज़ बशमूल वो पार्टियाँ जिनकी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है, PK मैप, PK नैप, BNP, जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती, PTI, NDM के रहनुमाओं पर मुश्तमिल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 15 दिन के अंदर तलब की जाएगी। अगर कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक राय ना हो सका तो इस सूरत में असम्बली के अंदर राय शुमारी की जाएगी। अगला पॉइंट, बलूचिस्तान के तमाम शहरी इलाकों में अमन अमान को यकीनी बनाने और बदतदरीज जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए पुलिस के इस्तेदाद कार को बढ़ाया जाएगा। 5वां पॉइंट, ज़िला ज़ियारत और ख़ास तौर पर आगे जो मखसूस उनके इलाकों के नाम लिखे गए हैं कि उनसे मुल्का इलाकों में ज़मीनों से मुतल्लिका वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें तमाम मुतल्लिका सरकारी अफसरान और इलाके के जो हैं वो पट्टादारान और मालकान के 5 मेंबरान कमेटी का हिस्सा होंगे, जो कि मुतल्लिका इलाकों की ज़मीनों के सेटलमेंट के हवाले से जो भी फैसले होंगे वो करेंगे। अगला पॉइंट बहुत अहम है, ये अब इसके लिए भी शोहदा को अपने शहीदों की डेड बॉडीज रख के बैठना पड़ा। ये तो वो पॉइंट है जो इस मायदे में होना ही नहीं चाहिए था, ये तो वैसे ही होना चाहिए था, लेकिन ये इस मुआहदे में लिखना ये बताता है कि ये चीज़ नहीं थी बलूचिस्तान में। वो है कि तमाम शोधा बशमूल सिविलियन शोधा के लवाहिकीन को मरवजा पॉलिसी के तहत शहीद डिक्लेयर किया जाएगा और उनके लवाहिकीन और बच्चों की कफालत और तालीम हुकूमती पॉलिसी के ऐन मुताबिक की जाएगी और मुआवजा मरवजा जो पॉलिसी है उसके तहत दिया जाएगा। याद रहे कि शोधा पैकेज में मुआवजा भी होता है, प्लाट भी होता है, बच्चों की तालीम और कफालत भी होती है, शहीद कोटे में भर्ती भी होती है और शहीद की तनख्वाह में 60 साल की उम्र तक जो है वो जारी रहेगी। जिस उम्र में वो शहीद हुआ है 60 साल तक वो तनख्वाह उसकी फैमिली को मिलती रहेगी। ये तो लिखना ही नहीं चाहिए था, ये तो वैसे ही आपको करना चाहिए था। ये इस मुआहदे में आपने क्यों लिखा है? इसका मतलब ये चीज़ें नहीं हो रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद शोधा के नाम मुख्तलिफ सरकारी इमारतों और कोयला फाटक चौक को शोधाए ज़ियारत चौक से मंसूब किया जाएगा। इस मुआहदे पर दोनों फ्रीकैन मुतफिक हैं और धरने का खात्मा और शोधा की तदफीन की जाएगी। आज जो है वो तदफीन हो गई है और उस तदफीन में जनाजे में जो है वो महमूद हसन अचकज़ई साहब और दीगर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो शामिल हुए हैं, लेकिन मुझे बहरहाल सरफराज भुगटी साहब वहाँ पे नज़र नहीं आए। अब आते हैं दूसरा मामला बहुत अहम है, वो है मौलाना फजल रहमान साहब का मामला। क्या है, जल्दी जल्दी इस पर बात करेंगे। देखें, बात यह है कि एक तो लड़ाई में शिद्दत आ रही है। अभी असलम गौरी साहब ने जो बयान दिया है उस बयान से लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ख़राब हो रही हैं। और फिर आज यानी बरोज़ इतवार मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आज वकला कन्वेंशन से खिताब भी कर रहे हैं। इसमें जो अभी असलम गौरी साहब ने बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा है कि मस्तोंग में आबादियों पर सिक्योरिटी इदारों की फायरिंग अफसोसनाक है। मासूम जानों, मसाजिद और मदारिस पर जुल्म सितम अवाम में इदारों के खिलाफ नफरत का सबब बनती है। इदारे जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अवाम के साथ यूँ भेड़ बकरियों वाला रवैया इंतहाई काबिल मजम्मत है। बलूचिस्तान भर में वैसे ही बगावत की सी सूरत हाल है। ऐसे वाक़यात मज़ीद इंतशार का बायस बनते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम मजलूम अवाम के अहले खाना से ज़ारी यकजहती करती है। बहुत सख्त बयानात आप देखें, इन्होंने भी मदारिस, मसाजिद का जिक्र और
ये बयानात बताते हैं कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। अब मैं ना मौलाना साहब पे बात करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊं जो मैंने नोट की। हम लोग जो यूट्यूब करते हैं ना, हमारा एक मसला है, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया किस तरफ जा रहा है। हमें ये लगता है कि सोशल मीडिया जिस तरफ जा रहा है, अगर हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे ना तो सोशल मीडिया में डिस्क्रेडिट कर देगा और वो हमारे व्यूज़ भी गिर जाएंगे और हमारे ऊपर तनकीद भी शुरू हो जाएगी। मैं अक्सर ये दोस्तों को समझाता होता हूँ कि इस चीज़ से ना डरा करें। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। जब आप पूरी ईमानदारी से कोई बात समझें, कह दें, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जहाँ पे तनकीद बनती है वो आप करें, लेकिन जिस तरह से ये पूरी कैंपेन चलाई गई है वो तो इस्टेब्लिशमेंट के पर्पज़ को सर्व करती है कि एक पूरी कैंपेन चला दी जाए कि ये मौलाना फजलुर रहमान तो जी ये तो इसको इस्टेब्लिशमेंट ही हीरो बना रही है, इस्टेब्लिशमेंट ही लीडर बना रही है। मैं अभी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे उस्तादों में से हैं मुमताज़ भट्टी साहब, पता नहीं मुझे ये बात ऑन रिकॉर्ड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैंने उनसे इजाज़त तो नहीं ली, लेकिन बस ये बात मैं कर रहा हूँ। मुमताज़ भट्टी साहब से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि एक वो बयान जो मुनव्वर हसन ने दिया था, मुनव्वर हसन साहब ने दिया था शोदा के हवाले से, और दूसरा ये बयान, उन्होंने कहा ये दो बहुत डैमेजिंग बयानात हैं। ये उसके बाद ये डैमेजिंग बयान है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। तो बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को हीरो बनाना है तो वो उनको बता देंगे कि आप इन चीज़ों पे खुल के बात करें, लेकिन ये वो चीज़ है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लश्करों वाली की है। और एक और जो उन्होंने बयान दिया है, इस बयान को कभी इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं अलाउ कर सकती कि आप ये बयान देकर और हमारे खिलाफ ये बयान देकर और आप हीरो बन जाएं। कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं जो मैं नहीं बयान कर सकता, मैं उसको टच भी नहीं कर सकता, मैं नहीं वो बता सकता, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की हैं जो बहुत डैमेजिंग हैं और जो बहुत चैलेंजिंग हैं और जिनका बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और आएगा। तो कभी इस्टेब्लिशमेंट ये उनको अलाउ नहीं कर सकती। जो मौलाना साहब पे तनकीद बनती है वो ये ज़रूर बनती है कि आपने मखसूस नशिस्तें पीटीआई किस्से के ले ली, उस पर असलम गौरी साहब का अपना एक उनका लॉजिक है। वो कहते हैं कि अगर हम ये सीटें ना देते तो ये हुकूमत के पास चली जाती, अब चले अपोजिशन के पास तो हैं। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनसे लोग लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, सुहेल आफरीदी साहब हों, महमूद खाना चकजई साहब हों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, मिंगल साहब हों, मोहसन दावर साहब हों, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हों, अखुजादा हुसैन साहब हों, लोग कहते हैं कि ये सब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो तकरीरें कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सख्त तो लोग अपने घरों में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं कि भाई प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं, जैसे एजेके के लोग प्रैक्टिकल इकदाम कर रहे हैं ना, कि वो मजामत कर रहे हैं, प्रैक्टिकल मजामत ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। बलूचिस्तान में लोग बैठे ना, मजामत उन्होंने प्रैक्टिकल की। लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब से इसलिए थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि भाई आप प्रैक्टिकल कब करेंगे, आप कब अपने लोगों को लेके और आप इस हुकूमत के खिलाफ मजामत सड़कों के ऊपर करेंगे। गोके मैं ये बात मानता हूं कि बात करना भी मजामत है। किसी एक ऐसे ट्वीट को जिसमें सच बयान किया गया हो उसको रीट्वीट करना भी मजामत है। किसी अच्छे बयान को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना भी मजामत है। ये चीज़ें इस वक्त मजामत का हिस्सा हैं, ये सारी चीज़ें मजामत का हिस्सा हैं। लेकिन लोग कहते हैं प्रैक्टिकली आप सड़कों के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं आते। ये बिल्कुल एक लोगों का जायज़ सवाल है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। एक ज़ाहिर है ये तासुर है बहुत से लोगों में और अक्सरियत है उनकी सोशल मीडिया के ऊपर जो ये समझते हैं कि मौलाना साहब को लीडर बनाया जा रहा है और लीडर बना के और उनको केपी की हुकूमत दे दी जाएगी। मैं इससे बिल्कुल इतफाक नहीं करता। ओ भाई कैसे दे देंगे आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को केपी की हुकूमत। और भाई इस वक्त हालात ये हैं कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाकर सुहेल आफरीदी को नामजद किया, एक एमपी नहीं टूटा पीटीआई का, पता है उन्हें कि केपी क्या है। और दूसरी बात यह है कि या तो ये हो ना कि केपी में आप कहें कि लोग पीटीआई के अगेंस्ट मौलाना साहब को इसलिए लोग वहां के प्रेफर करना शुरू कर देंगे कि मौलाना साहब ग्राउंड के ऊपर आ जाएं, वहां पे ऑपरेशन के खिलाफ, ड्रोन्स के खिलाफ। वो तो मौलाना साहब ही नहीं आ रहे। तो मैं इस लॉजिक से बिल्कुल इतफाक नहीं करता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हीरो बना के केपी की हुकूमत दी जाएगी। बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है कि जो है वो इस तरह से। बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, एजेके की सूरत हाल आपके सामने है, अफगानिस्तान के साथ हम हालत जंग में है, इंडिया तैयार बैठा है, इंटरनेशनली देखें हमारी क्या इंप्लीकेशन हो रही हैं, ईयू की रिपोर्ट आ रही है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, बेरोजगारी कहाँ पे चली गई है, अनसर्टिनिटी कहाँ पे चली गई है। ऐसे में आप एक और कट्टा खोल देंगे एक पूरे सूबे का। तो इससे मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस लॉजिक से तो इतफाक नहीं करता कि मौलाना साहब को हीरो बना के और अच्छा फिर एक ये है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो एक स्पोर्ट है वो तकसीम हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा, मैं फिर वही कहूँगा कि वो इन बयानात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप ये बयान ना दे के और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो आप वो करें,
तकसीम करें। फिर एक है कि जी मौलाना साहब हिस्सा मांग रहे हैं। मौलाना साहब से ज़्यादा कौन चीज़ों को समझता है? अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम गिर रहा है, ये कश्ती डूब रही है। डूबती हुई कश्ती में कौन बैठता है? बिल्कुल मैं ये बात नहीं मानता कि मौलाना साहब अपना हिस्सा मांग रहे हैं सिस्टम से। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि ये बात भी है। हाँ, जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये हो सकती हैं, जिनमें से एक, शहजाद अकबर साहब ने ये कहा कि हो सकता है मौलाना साहब को सिस्टम के अंदर से किसी ने आंख मारी हो कि चीज़ें ख़राब हैं और ये सिस्टम गिर सकता है, तो आप एक्टिव हो जाएं। ये बिल्कुल हो सकता है। या मौलाना साहब खुद भी इतने एक्सपीरियंस्ड सियासतदान हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि ये कश्ती डूब रही है, ये सिस्टम गिर रहा है। तो अंडर जिस ये हो सकता है कि देखिए, शादियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो सारी रात जागते हैं, देगें पकवाते हैं, इंतजामात करवाते हैं, शादी हॉल में इंतजामात सारा कुछ करते हैं, और एक बंदा एंड पे आता है मेरी तरह का, जब खाना लग रहा होता है मेरी तरह का बंदा आता है, एंट्री मारता है और वहां खड़े होकर और सारों को लाइन हाजिर कर देता है। अच्छा जी, मेहमानों से पूछने लग जाता है जी सब कुछ मिल रहा है, ये वो सारा कुछ। और जितने लोग शादी में आए हुए होते हैं वलीमे में, उनको लगता है कि ये मेन बंदा इंतजामिया, ये सारा जो आप इंतजाम देख रहे हैं ये सारे के पीछे ये है। तो ये जरूर हो सकता है कि मौलाना साहब को भी ये नजर आ रहा हो कि सिस्टम गिर रहा है, तो एंड पे मैं इतना एक्टिव हो जाऊं कि लगे कि मैंने ये सिस्टम गिराया। और इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना के पास ये कैपेसिटी है। जो हमारे दोस्त ये कहते हैं ना कि टीएलपी के साथ भी तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो किया, तो मौलाना साहब, जमीन आसमान का फर्क है टीएलपी और मौलाना साहब में। क्यों? टीएलपी के अपने को मदारिस नहीं थे मुनज़्ज़म, मौलाना साहब की तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर मदारिस हैं। आज उनके 100 मदरसों के स्टूडेंट आगे सड़क पे बैठ जाए तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, ऐसी पोजीशन के ऊपर उनके पास मदरसे हैं। मौलाना साहब से नहीं लड़ा जा सकता। टीएलपी का मसला यह है कि टीएलपी के ऊपर बड़ी लंबी बात हो सकती है कि वो एक ऐसे टाइम के ऊपर निकले जब उनकी क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपनी बहाल नहीं की थी, उनकी अपनी शुरा के लोग उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं थे, तंजीमें उनकी मुनज़्ज़म नहीं थी। फिर जिस इशू को लेकर निकले उस वक्त वो उस तरह का इशू था नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो इस मामले को आप नहीं मिला सकते टीएलपी वाले मामले के साथ। तो मौलाना साहब जो है वो माफ़ी नहीं मांग रहे, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और ये ज़रूर ये बात ठीक है कि मौलाना साहब को सिस्टम से बाहर आना चाहिए और उनको मज़ामत करनी चाहिए। और लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई सीरियस है। जिस तरह से आयशा गुललई वगैरह को एक्टिव किया गया, वही सारे निचले गंदे किरदार सारे मौलाना के खिलाफ एक्टिव किए गए, जो पीटीआई के खिलाफ एक्टिव किए गए थे। तो उसमें यह है कि उससे ये नज़र आता है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है। और फिर JUIF के सोशल मीडिया ने जो कमाल कर दिखाया है कि पूरा निज़ाम एक तरफ और JUIF का सोशल मीडिया एक तरफ। और ये ज़हन में रखें कि पीटीआई के जो नैरेटिव बनाने वाले 15-20 अकाउंट्स हैं वो सारे भी मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पूरा निज़ाम एक तरफ, बशमूल पीटीआई के 15-20 अकाउंट्स जो ये समझते हैं कि, और फिर सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि हम लोगों ने भी यही नैरेटिव बनाया कि मौलाना तो 2 नंबर है और मौलाना तो धोखा देगा, ये करेगा वो करेगा। उस सारे सोशल मीडिया, पीटीआई का भी इन्फ्लुएंस रखने वाला सोशल मीडिया सारा मौलाना के खिलाफ। अकेला तने तनहा JUIF के सोशल मीडिया ने जिस तरह से ये जंग जीती है, जीत चुके हैं। 5-6-7 दिन हो गए हैं ट्विटर पे उनका कब्जा है, मुकम्मल तौर पे उनका कब्जा है। एक ट्रेंड उनके खिलाफ बनता है, 2 घंटे में उड़ जाता है। अब पता नहीं को वो वजीफा पढ़ते हैं, को दम करते हैं, लेकिन उन्होंने खैर एक वीडियो जारी किया JUIF वालों ने, क्योंकि वो फेक ट्विटर अकाउंट ट्रेंड बनता है, पैसे दे के बनता है, तो इसलिए वो उड़ जाता है। तो बहरहाल जी, ये लड़ाई सीरियस है। अब ये कहाँ जाती है, किस तरह होती है, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। फिर एक सवाल ये था कि FIR क्यों नहीं हुई, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त हमारी जो रियासत है, हमारा जो निज़ाम है, वो जब इतनी चीज़ों में उलझा हुआ है और पीटीआई और इमरान खान से उनकी लड़ाई है जो नहीं उनसे जीती जा रही, तो वो इतना बड़ा एक और महाज नहीं खोल सकते, इसलिए वो मौलाना फजलुर रहमान साहब पर FIR खौफ से नहीं कर रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं इस लड़ाई को सीरियस समझता हूँ और अब तक मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब किसी एजेंडे पे नहीं है और कोई उनका आगे चल के वो जो भी करें, लेकिन इस वक्त तक मैं बिल्कुल ये बात नहीं समझता कि मौलाना साहब ये कोई एजेंडे के तहत या धोखे के साथ या पीटीआई को माइनस करके और कोई इस तरह की ये चीज़ें नहीं है। लड़ाई सीरियस है और पस पर्दा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पीटीआई के MNA से उनकी मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने पीटीआई के MNA को कहा कि आप लोगों को कोई पता नहीं है कि कौन इमरान खान के साथ खड़ा है, कौन किसके साथ खड़ा है, और आप लोग पता नहीं संजीदा है नहीं है। उन्होंने कहा, मौलाना साहब एक ने लाइटर नोट पे कहा कि मौलाना साहब यही हमारे आपके बारे में खदशात हैं। तो फिर मौलाना ने कहा कि मैं फिर शुरू कर रहा हूँ बयानात देना और आगे बढ़ना, तो फिर मैं देख लेता हूँ कि कितना आप लोगों में तपड़ है कि आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आप देख लें पीटीआई कितनी एक मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पीटीआई पाकिस्तान खड़ी है, वो आपके सामने है। मुझे कोई इस पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन अभी तक तो निज़ाम के हाथ से चीज़ें निकलती चली जा रही हैं। और आज मौलाना साहब ने एक आम खिताब भी करना है। अब वो अपने बयान की वजाहत करते हैं